गिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में क्या हुआ, क्योंकि शुक्रवार का सत्र भारतीय बाजारों के लिए बेहद खराब रहा। कह सकते हैं कि आज बाजार में कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं ब्लैक फ्राइडे देखने को मिला। निफ्टी में जो है जोरदार गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, सेंसेक्स भी दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। तो कहीं ना कहीं हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, उससे क्या संकेत मिलता है? क्या भारतीय बाजारों की तेजी अब थमती हुई दिख रही है? क्या अगले हफ्ते भारतीय बाजारों में और भी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? और क्या ये गिरावट आपको एक मौका दे रहा है कि इस तेज़ी में अगर आप इसके भागीदार नहीं बने हैं तो इस तेज़ी में आप फिर से आपके लिए मौका है, आप खरीदारी कीजिए निचले स्तरों पे। इन तमाम मुद्दों पे समझेंगे अगले आधे घंटे में। हमारे साथ दो जानकार भी जुड़ेंगे, रत्नेश गोयल और राहुल घोष जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ। हमने इनफैक्ट वो दोनों जुड़ चुके हैं, इनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज देखिए भारतीय बाजारों में हमने देखा कि सुबह जो है बाजार की शुरुआत थोड़ी धीमी हुई। एक समय जो है निफ्टी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलती जब इसने 19,500 के स्तर को भी पार किया था इंट्राडे में, लेकिन उसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिला। आज का इंट्राडे चार्ट देखिए, कहीं ना कहीं मजबूत खुलने के बाद वहां से हमने जो है एक प्रॉफिट बुकिंग देखी मजबूती, और जब 19,400 के लेवल को निफ्टी ने तोड़ा उसके बाद ये सीधे तौर पे जो है गिरावट बढ़ती हुई दिखी और दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी कमोबेश यही ट्रेंड देखने को मिला। अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखिए, एक समय ये 45,000 के ऊपर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शेयरों में काफी तेज दबाव देखने को मिला और फिर ये दिन के निचले स्तरों पे बंद हुआ। कई सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज के ट्रेंड में गिरावट देखने को मिली। अगर एडवांस डिक्लाइन को देखें तो निश्चित रूप से वहां पे ज़्यादा ही आपको दिखेगा। 1,300 शेयर ऐसे थे जहां दबाव देखने को मिल रहा था, 800 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली थी। तो क्या ये संकेत ये है कि बाजार में ये मौका मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगले हफ्ते से तिमाही नतीजों का आगाज होने वाला है और नतीजों से पहले क्या जिन लोगों ने एक अच्छी कमाई करी है बीते 3 महीनों में, वो ये तैयारी कर रहे हैं कि निकल जाएं, या केवल कह सकते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था तो एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है? शुरुआत रत्नेश आपके साथ ही करेंगे। क्या ये गिरावट आपको ये लग रहा है कि सिर्फ आज भर के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग, चूंकि बहुत ज़्यादा बाजार चल चुका है, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आप देखेंगे, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ से थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है? वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे हिसाब से ये जो बाजार में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, काफी ज्यादा अवेटेड थी, तो मुझे लगता है काफी हेल्दी करेक्शन है ये। अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखिए, थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ कैंडल फॉर्मेशन बना है, तो हो सकता है जो ये गैप खड़ी हुई है, जो बाजार जब प्रीवियसली गैप छोड़ के आया था, तो वहां तक थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करेगी। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की घबराहट की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि अगले वीक से रिजल्ट सेशन भी स्टार्ट होता है, उसके पहले हमेशा देखते हैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन बाजार में देखने को मिलता है, और फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चालू रहता है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में कहीं भी 19,250 19,200 के आसपास में सपोर्ट ले ले और वहां से फिर वापस से खरीदारी देखने को हमको बाजार में मिल सकती है। तो एक ये अच्छा मौका मिल सकता है नीचे में थोड़ा सा खरीदारी करने के लिए। तो ये रहा तो सीधे तौर पर रत्नेश गोयल की तरफ से कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। और वैसे भी जो है बाजार के लिए अच्छी बात होती है कि अगर वो लगातार तेजी के बाद थोड़ी गिरावट आती है, उसमें मुनाफा वसूली आती है, तो फिर से बाजार मजबूती की तरफ बढ़ता है। और ये बीते अगर आप 3-4 महीनों का संकेत देखेंगे तो ये देखने को सीधे तौर पर मिला है कि बाजार अगर एक कदम पीछे है तो 2 कदम आगे बढ़ता हुआ दिखा है। क्या राहुल आप भी यही मानेंगे कि ये करेक्शन सिर्फ कह सकते हैं कि लगातार तेजी के बाद का है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते भी? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो कल के शो में मैंने कहा था कि 19,500 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और वही हुआ है। 2 पॉइंट यहाँ पे जरूरी है जानना। पहले तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ओआई डेटा में आपको देखेगा कि 18,600 और 18,500 के पुट्स का अनवाइंडिंग हुआ है। बाजार अभी 19,300 के आसपास चल रहा है। 18,600 18,500 पुट्स का अनवाइंडिंग होना, और वो भी इतने भारी मात्रा में अनवाइंडिंग होना, थोड़ा सा देखने को हमें भावी करता है कि नेक्स्ट वीक कैसा होता है बाजार। बाय इस डिप में नहीं किया जा सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज के डिप में बाय नहीं किया जा सकता है। अगर बाय करना है तो 19,100 और 19,200 के बीच में अगर मार्केट सस्टेन करता है, वो एक बाय लेवल साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट यहां से रिबाउंड नहीं कर सकता है, बट बाइंग रिस्क रिवॉर्ड के केस में अभी फेवरेबल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड के केस में अगर फेवरेबल होना है बाइंग का, तो 19,100 और 19,200 के बीच में बाइंग करना चाहिए। एक और पॉइंट, क्यों ये 19,100 और 19,200 सिग्निफिकेंट है?
क्योंकि 20 डे EMA और 19,000 PE का हाईएस्ट पुट राइटर्स बोथ इस महीने के लिए, अगले हफ्ते के एक्सपायरी के लिए दोनों हाईएस्ट क्वांटिटी पुट राइटर्स यहाँ पे भी है। तो इसलिए ये हमारा व्यू रहेगा टू बाय ऑन अ फर्दर डिप एंड नॉट राइट नाउ। तो फिलहाल तौर पर सीधे तौर पे मानते हुए रत्नेश मान रहे हैं कि थोड़ी सी और मुनाफा उसे देखने को मिल सकती है, और राहुल भी यही कह रहे हैं कि अभी खरीदारी के लिए कोई आपको हड़बड़ाहट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, गिरावट और बढ़ती है तो फिर आप देखेंगे कि अगला स्तर जब होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह वो दे के चल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे आगे, कौन से शेयर्स हैं जो इस हफ्ते बहुत तेज़ हुए हैं, क्या उसमें भी मुनाफा वसूली आपको करनी चाहिए, और कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो इस पूरे हफ्ते नहीं चले हैं, उस पर भी बात करेंगे, क्या उसमें खरीदारी का मौका बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले वामाक्षी समझते हैं कि वो कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जिसका अगले हफ्ते असर देखने को मिलेगा, क्योंकि याद रखिए अगले हफ्ते से पहली तिमाही के नतीजों की शुरुआत होने वाली है। वामाक्षी, अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो पहले देखते हैं कि डोमेस्टिक फ्रंट पर कौन से ऐसे इकोनॉमिक क्यूज़ है जो हमें फोकस करने होंगे। तो भारत की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा CPI डेटा आएगा जुलाई 12 को। जुलाई 14 को हमारी नज़र होगी ट्रेड बैलेंस और होलसेल प्राइसेस पर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी काफ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यूज़ आएंगे और इसके चलते हमें इन पर भी नज़र ज़रूर बनाए रखनी होगी। तो US का CPI डेटा आने वाला है जुलाई 12 को। PPI इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी ये US है जो रिपोर्ट करने वाले हैं। चाइना की तरफ से PPI और CPI डेटा भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से हमारी नज़र होगी पेप्सिको पर जो जुलाई 13 को अपने नतीजे पेश करेंगे, और जुलाई 14 को हमारी नज़र होगी JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी, वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक और सिटी ग्रुप पर। डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो अगले हफ्ते से अर्निंग्स सीजन शुरू होने जा रहा है और जुलाई 12 को पहले IT अर्निंग्स आएंगे। TCS और HCL टेक ये दोनों निफ्टी कंपनीज अपने नंबर्स पेश करेंगे और उसके ठीक एक दिन बाद विप्रो भी अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं। AGM के लिहाज से नज़र रखिएगा पंजाब एंड सिंध बैंक, रेमंड, विप्रो और एस्कॉट्स कुबोटा को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी की AGM होने वाली है और उसमें जो मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है उस पर हमें ज़रूर नज़र बनाए रखनी होगी। कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड की बैठक होने जा रही है जुलाई 8 को। ये कंसिडर करने वाले हैं डिविडेंड। सॉम डिस्टिलरीज की भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। जुलाई 10 को नज़र रखिएगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज, सैटिन क्रेडिट पेपर, क्योंकि ये दोनों ही काउंटर्स की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को आखिरी दिन है अगर आपको खरीदना है, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। जी की जो हियरिंग है वो भी होने वाली है जुलाई 10 को। जुलाई 11 को हमारी नज़र होगी तत्व चिंतन पर, क्योंकि कंपनी फंड रेजिंग प्रपोजल को कंसिडर करने वाली है। इसके अलावा जुलाई 12 को नज़र रखिएगा आशियाना हाउसिंग पर, बायबैक कंसिडर करने वाले हैं ये बोर्ड मीटिंग के दौरान। और जुलाई 13 को HDFC शेयर होल्डर्स को HDFC बैंक के शेयर्स मिलने वाले हैं और इसी के चलते ये दोनों काउंटर्स हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जुलाई 14 को हिंदुस्तान जिंक पर भी फोकस करेगा, क्योंकि जुलाई 14 को आखिरी दिन होगा ये स्टॉक खरीदने का अगर डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। IPO मार्केट्स में आखिर में हम फोकस करेंगे, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नजर आएगा अगले हफ्ते। 2 कंपनीज लिस्ट होने जा रही है। Cient DLM लिस्ट होने जा रही है जुलाई 10 को। सेंको गोल्ड का जो IPO आया था हाल ही में, उसका सब्सक्रिप्शन बंद हुआ था, वो लिस्ट होने जा रहा है जुलाई 14 को। और एक नया IPO खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जुलाई 12 से लेकर जुलाई 14 तक। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्यूज़ जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स जिस पे नजर रखनी चाहिए, खासतौर पर अगले हफ्ते से तिमाही नतीजों की शुरुआत होने वाली है और IT कंपनियों के साथ शुरुआत होगी। TCS, HCL टेक, विप्रो के साथ शुरुआत होगी। शुक्रिया वामाक्षी आपके ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। राहुल, आपसे समझना चाहेंगे, हमने देखा था कि IT स्टॉक्स जो है जब चौथी तिमाही के नतीजे हैं उसके बाद लगातार दबाव देखने को मिला, लेकिन पहली तिमाही के नतीजों से पहले कुछ स्टॉक्स पर हमने देखा अच्छी रिकवरी देखने को मिली। HCL टेक जैसे स्टॉक्स में क्या रहा होगी TCS पे और HCL टेक पे आपकी? तो IT मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हमने बोला था कि IT इज फाइनली कमिंग आउट ऑफ इट्स वुड्स। IT जो इतने समय तक बेयर मार्केट में था वो अभी बेयर मार्केट से बाहर निकल रहा है। TCS पर से अभी तक कोई साइंस नहीं है कि इसमें मोमेंटम आया है। आप दोनों वीकली और डेली चार्ट को देखेंगे, बहुत ही लंबा रेंज में ट्रेड कर रहा है और रेंज ये शुरू हुआ था मार्च 2023 से, तो 4 महीने से ये एक इतना बड़ा रेंज में ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा और विप्रो ये 2 स्टॉक है जो थोड़ा सा बेटर लग रहा है चार्ट पे, और दोनों में से टेक महिंद्रा का अभी ब्रेकआउट दिख रहा है। HCL टेक की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो HCL टेक के चार्ट अभी फिलहाल अच्छे नहीं लग रहे। इनफैक्ट HCL के चार्ट अभी थोड़े से बेरिश लग रहे।
एक बेरिश अनगल्फिंग पैटर्न बना है बोलिंजर बैंड के एकदम टॉप पे। तो HCL टेक भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ओनली बेट अभी शॉर्ट टर्म के लिए टेकएम रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली IT अक्यूमुलेट करना चाहिए, अच्छे लेवल्स पे आए हैं। भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है। एक शेयर पे रत्नेश आपसे जानना चाहेंगे, आईटी के 3 शेयरों की उन्होंने चर्चा की, इन्फोसिस पे क्या रहेगी? हमने देखा था कि इस हफ्ते जो है शेयर में थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखा था, ये उम्मीद लगी थी कि वापस से क्या यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन वापस से पिछले 3 दिनों से देखिए गिरावट का ट्रेंड फिर से बनता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस पे क्या रहेगी आपकी? हाँ, इन्फोसिस में भी जैसे कि नियर टर्म में तो अभी बिल्कुल इसमें भी किसी तरह का तेजी के संकेत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नियर टर्म में या बहुत जल्दी हमको इसमें कोई तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत अच्छे एक सपोर्ट लेवल पे काम कर रहा है, तो किसी को कुछ थोड़ा बहुत मिड टर्म के हिसाब से लेना तो जरूर यहाँ पे एक बार ट्रेड ले सकते हैं। 1280 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो एक गैप डाउन खुला था, मुझे ऐसा लगता है ये गैप कभी भरा सकती है, जो कि 1380 रुपये तक के लिए ऊपर में ये आ सकता है। तो मिड टर्म के लिए जरूर इसमें कर सकते हैं। नियर टर्म में या शॉर्ट टर्म में मुझे इतनी जल्दी तेजी इसमें नहीं दिखती है। तो सीधे तौर पे दोनों जानकारों का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए आईटी स्टॉक्स में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन तिमाही नतीजे जो आने वाले आईटी कंपनी वो कैसे रह सकते हैं, हमने तकनीकी तौर पे तो समझा, तिमाही नतीजे कैसे हो सकते हैं ये बताने के हमारे साथ अनीशा जुड़ चुकी है। अनीशा, आप जो पहली तिमाही के नतीजे आने वाले उससे क्या उम्मीद है? क्योंकि हमने देखा था कि चौथी तिमाही के नतीजे आए थे, उसमें अधिकांश लार्ज कैप आईटी कंपनियों ने काफ़ी निराश किया। उसके बाद हमें तमाम शेयरों में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। पहली तिमाही में आईटी कंपनी के नतीजों से क्या उम्मीद है? जी एक्चुअली उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड है बिकॉज ऑफ द रीजंस जो आपने बोला है। ग्लोबल हेडविंड्स जो बहुत सी कंपनीज और कंट्रीज फेस कर रही हैं, उसके चलते ऑलरेडी स्ट्रीट ये मान के चल रहा है कि आईटी कंपनी से बड़े वीक नंबर आएंगे। ऑल्सो जो ये Q1 क्वार्टर होता है, बहुत सी कंपनियां इसमें सैलरी इंक्रीमेंट्स लेती है, इसकी वजह से मार्जिन पे भी प्रेशर रहता है और वैसे भी ये सीजनली वीक क्वार्टर है आईटी कंपनी के लिए। सो ये सारे रीजंस की वजह से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी म्यूटेड है एंड इनफैक्ट काफ़ी ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि Q1 के बाद फर्दर डाउनग्रेड्स और फर्दर कट्स आ सकते हैं अर्निंग्स एस्टिमेट्स में। सो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जस्ट कुछ कंपनियों के बारे में बताना चाहूँगी। इन्फोसिस का ऑलरेडी हमने देखा था लास्ट क्वार्टर बहुत ही बुरा नंबर आया था। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस हो सकता है कंपनी डिक्लाइन दिखाए रेवेन्यू में। सो वो इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो ये माना जा रहा है कि गाइडेंस कट भी आ सकता है इन्फोसिस से, तो स्ट्रीट उसके लिए काफ़ी हद तक प्रिपेयर है। TCS के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज जो स्ट्रीट देखना चाह रहा है वो बायबैक पे है। कंपनी ने लास्ट ईयर बायबैक किया था, अराउंड मार्च या फरवरी में ख़त्म हुआ था। इस साल वो वापस करते हैं या नहीं करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। टेक महिंद्रा के लिए जो हमने कमेंट्री सुनी है एक्सेंचर से, कॉग्निजेंट से ग्लोबली, वो ये पॉइंट करे कि टेलीकम्युनिकेशन हाईटेक वर्टिकल्स में काफ़ी वीकनेस है, इसकी वजह से हो सकता है टेक महिंद्रा में वीकनेस रहे। विप्रो की गाइडेंस ऑलरेडी काफ़ी वीक है, जिससे ये लग रहा है कि Q1 में एक्चुअली डिक्लाइन आएगा। जो मेन फोकस एरिया है लास्ट काफ़ी महीनों से आईटी सेक्टर में मिड कैप्स की तरफ टिल्ट हो गया है, बिकॉज मिड कैप का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है लार्ज कैप से, और वो ट्रेंड शायद इस बार भी जारी रहेगा। तो फोकस काफ़ी मिड कैप पे चेंज होता जा रहा है एंड हमने देखा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी और रुझान भी उस तरह ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सीधे तौर पे ये आईटी कंपनी के नतीजों से उम्मीदें हैं, देखना पड़ेगा कैसे गाइडेंस दे रहे हैं और क्या असर होता हुआ दिख रहा है ग्लोबल जो दिक्कतें हैं उनका। शुक्रिया अनीसा ये तमाम जानकारी बताने के लिए। इस हफ्ते अगले हफ्ते एक और अच्छे नतीजे आने वाले हैं, एक और कंपनी के स्कॉट्स के नतीजे। राहुल देखिए इसको, स्कॉट्स को लेकर क्या राय है आपकी? शेयर ने भी हमने देखा अगर बीते 1-1.5 साल का देखिए ट्रेंड तो अच्छा देखने को मिल रहा है। अब अगले हफ्ते क्या इस शेयर में नतीजों से पहले कुछ मोमेंटम आपको दिख रहा है? तो शेयर तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आप चार्ट में देखेंगे तो एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। जो रीसेंट अप मूव में वो मोमेंटम इंडिकेटर्स पे ओवरबॉट नहीं बनाया है स्टॉक को, तो मोमेंटम तो अपसाइड की तरफ है, बट पर्टिकुलरली रिजल्ट्स के पहले एक मूव दिखेगा कि नहीं ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 2300 के आसपास, अभी भी 80 पॉइंट दूर है रेजिस्टेंस, पर 2300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जो लोग होल्ड किए हुए हैं, अब सलाह रहेगा कि वो होल्ड करके रखें, बट फ्रेश बाइंग इस लेवल पे करना मुनासिब नहीं होगा। तो नई खरीदारी मत कीजिए, जिनके पास है उस शेयर को होल्ड कीजिए। शुक्रवार के सत्र में जब भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली, एक शेयर देखिए खास तौर पे, आज उसकी लिस्टिंग हुई आइडिया फोर्स, क्या शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। 94% प्रीमियम पर शेयर लिस्ट हुआ, यानी जिन्होंने इस IPO में पैसा लगाया, जिन्हें ये IPO मिला, उनका पैसा दोगुना हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके बाद इस शेयर का वैल्यूएशन क्या है, समझाने के लिए हमारे साथ जो है शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, जिस सेगमेंट में कंपनी ये काम करती है, ड्रोन सेगमेंट में, उस सेगमेंट में मार्केट लीडर है और
खासतौर पर इस सेगमेंट में और कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद सीधे तौर पे आइडिया फोर्स का जो वैल्यूएशन जो है दोगुना हो गया है। जी बिल्कुल, आइडिया फोर्ज की तो शानदार लिस्टिंग देखने मिली है और आप बोर्सेज में एनएससी में देखा जाए तो 1300 पे लिस्ट हुई है और बीएससी में 1305 रुपए में, यानी कि जो लिस्टिंग गेंस आई है वो लगभग 94% का गेंस देखने मिला निवेशकों को। जो आईपीओ प्राइस था उसके बारे में बात करें तो लगभग 672 रुपीज़ प्रति शेयर का देखने मिला था। लेकिन आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, नवंबर 2021 से ये सबसे बड़ी और अच्छी लिस्टिंग देखने मिली है। और अगर सब्सक्रिप्शन नंबर्स की बात करें तो लगभग 107 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ है। अब ये सब्सक्रिप्शन नंबर कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। 2022 से जो है आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी की थोड़ी डिटेल्स बता देते हैं। ये ऑफकोर्स ड्रोन कंपनी है और ये ड्रोन के कारोबार में आती है। लगभग 50% मार्केट शेयर जो है इनका जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में देखने मिलता है। और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की जो डुअल यूज़ होती है उसका 7th लार्जेस्ट बड़ा प्लेयर जो है देखने मिलेगा। अब डुअल यूज़ की बात करें तो वो एग्रीकल्चर भी होता है और आपके डिफेंस में भी देखने मिलता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्फोसिस में लगभग 4% स्टेक जो है वो अभी होल्ड कर रहे हैं और इनका जो 70% का जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ है डिफेंस सेगमेंट्स में आता है, जहाँ की ऑर्डर बुक लगभग आप कह सकते हैं 200 करोड़ तक की है। तो ये तो बात हुई कंपनी की और कंपनी की शानदार लिस्टिंग की, लेकिन वैल्यूएशंस क्या कहते हैं उस पे हम फोकस करते हैं। तो आज फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशंस लिस्टिंग के बाद आइडिया फोर्ज का महंगा होकर 56 टाइम्स पी रेशियो पे आता है। वही अगर आप एमटार टेक की बात करें, डेटा पैटर्न्स या एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे स्टॉक्स, यहाँ पे भी वैल्यूएशन थोड़े हायर लेवल पे, और डेटा पैटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 59 टाइम्स देखने मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो है बाजार के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है प्राइमरी मार्केट्स में, और आइडिया फोर्ज की आईपीओ जो है शानदार लिस्टिंग देखने मिली है। शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए। और आज देखिए लिस्टिंग के बाद अभी भी ब्रांड 92% ऊपर जो है शेयर बंद होने में कामयाब हुआ है। इस आईपीओ के अलावा एक और आईपीओ की बात करता हूँ, उसके असर की बात करता हूँ। सेंको गोल्ड का आईपीओ कल सब्सक्रिप्शन बंद हुआ, कल आईपीओ बंद हुआ, करीब 77 गुना वो सब्सक्राइब हुआ। उसका असर आज के बाजार में टाइटन इंट्राडे चार्ट दिखाइए और कल्याण ज्वेलर्स, वहाँ इन दोनों शेयर में हमने देखा कि आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिली गिरते, और ये शेयर मजबूत थे। हालांकि बाजार में जब गिरावट देखने को मिली तो शेयर कमज़ोर हुए गिरावट में, फिर भी 1.5% की मजबूती के साथ टाइटन बंद हुआ और कल्याण ज्वेलर्स में भी हमने आज के ट्रेड में थोड़ी बढ़त बनते हुए देखी। क्या राय होगी राहुल कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन पे आपकी? तो कल्याण ज्वेलर्स का जो रीसेंट ब्रेकआउट आया था कुछ 2 हफ्ते पहले, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हुआ है और इतना अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है कि अभी भी ये लग रहा है कि ये स्टेबलाइज अभी भी ऊपर जा सकता है। अगर थोड़ा सा डिप भी मिले, अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिले तो 153 के आसपास एक डिमांड जोन भी है, तो वहां से आपको फिर से एक बाउंस दिख सकता है। तो जो लोग लॉन्ग है बने रह सकते हैं, जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 153 154 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। स्टॉक अभी भी स्टडी लग रहा है चार्ट्स पे। और टाइटन के पे क्या राय होगी आपकी? टाइटन पे क्या लगातार हमने देखा शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, फिर एक रेंज में फंसा थोड़ा सा हल्की से 2 दिनों में, लेकिन वापस से क्या आपको लगता है कि मजबूती बढ़ती हुई दिखेगी अगले हफ्ते? मेरे लिए सवाल राहुल, हाँ टाइटन पे। हाँ, तो टाइटन का आप चार्ट देखेंगे तो आज जैसे आपने कहा 3% का अपमूव है, और राइट फ्रॉम मार्च 2023 आप नोटिस करेंगे एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही स्ट्रेंथ तो अभी भी है स्टॉक में। जस्ट एक चीज हमें नोटिस करना पड़ेगा कि कल का जो कैंडल है, जो कि मंडे का कैंडल है, वो नेगेटिव कैंडल नहीं बनी। अगर मंडे का कैंडल आपको नेगेटिव दिख रहा है तो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आ सकता है जो स्टॉक को 2900 के आसपास लेके जा सकता है। बट अगर मंडे का कैंडल ग्रीन रहे और पॉजिटिव खुले तो तभी मंडे भी बाय कर सकते हैं स्टॉक को फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट्स। तो ये राय आते हुए टाइटन पे कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की, कई सारे ट्रिगर्स की चर्चा की है, लेकिन अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो हमारे जानकारों के रडार पे है, जिन पर उनको लगता है कि खरीदारी करके चलनी चाहिए। राहुल, आपकी तरफ से कौन से शेयर्स होंगे अगले हफ्ते के लिए जिसमें आपको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है? 2 शेयर्स के बारे में बात किया था, SBI और एक्साइड, और दोनों ने एकदम बेहतरीन मूव दिया है 7-8% ऊपर की तरफ। ऑफकोर्स मार्केट भी सपोर्ट किया है इस बात को। आज के 2 शेयर्स होने वाले हैं कार्बो यूनिट और टाटा मोटर DVR। कार्बो यूनिट पहले बात करें तो हायर हाइज हायर लोज कॉन्स्टेंटली बना रहा है, आज का फॉल में भी अच्छा विथस्टैंड किया है। तो
1210 के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा कंडीशनल बाय है, 1210 के ऊपर बाय कर सकते हैं, जो शायद 1% दूर है करंट मार्केट प्राइस से। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 1165 और टारगेट इसका रहेगा 1278। दूसरा शेयर है ऑटो पैक से। ऑटो जैसे कि सब जानते हैं बहुत ही बेहतरीन रैली हुआ है ऑटो सेक्टर में। टाटा मोटर डीवीआर जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में है, करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 305 होगा और टारगेट इसका 348 होगा। तो दोनों लॉन्ग टाटा मोटर डीवीआर और कार्बो यूनिट। तो कार्बो इन्वेंशन में खरीदारी करने से और टाटा मोटर्स डीवीआर दो शेयर हैं जो राहुल को पसंद है। उनको लगता है कि दोनों में मजबूती देखने को मिल सकती है। कार्बोइंडा में आपको टारगेट रखना है 1278 का, 1165 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। रत्नेश जी, आपके तरफ से कौन से शेयर होंगे दो? मुझे ऐसा लगता है कुछ पीएसयू बैंक्स में कुछ मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, जो इस वीक लास्ट 2 डे में देखने को मिला था और ये कंटिन्यू रह सकता है। तो पहला बैंक बड़ौदा रहेगा। बैंक बड़ौदा में मुझे ऐसा लगता है 195 का स्टॉप लॉस लगा के 235 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और सेकंड वन रहेगा टाटा मोटर, काफी अच्छा जिसमें ब्रेकआउट वॉल्यूम साथ देखने को मिला। इसने 2015 के अपने हाई को निकाला है। तो मुझे ऐसा लगता है तेजी कंटिन्यू रहेगी। 660 रुपए का टारगेट लगाना थी, 590 रुपए का स्टॉप लॉस। तो टाटा मोटर्स में मजबूती देखने को मिल सकती है। 660 रुपये का लक्ष्य खरीदारी करने से जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में 235 रुपये का आपको इसमें टारगेट लगाना है। तो टाटा मोटर्स में भी खरीदारी कीजिए, टाटा मोटर्स डीवीआर में भी खरीदारी कीजिए। टाटा मोटर्स पे रत्नेश की राय, राहुल घोष की राय टाटा मोटर्स डीवीआर पे, इनको लगता है यहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। 348 रुपये का टारगेट लगाना होगा। रत्नेश और राहुल, आप इतना स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया। और अगले हफ्ते की तैयारी में जो है कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई आपके लिए और आपने मदद की, इसके लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दिए इजाज़त, नमस्कार।